नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो विषय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा विचारणीय रहता है। बहुत सारे प्रश्न इस विषय को लेकर ही बनते हैं। जब शिक्षा पूरी करने के बाद में, नौकरी लेने के बाद में आपका उद्देश्य रहता है कि जीवन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाए। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब होगा, कैसे होगा, होगा अथवा नहीं होगा, यही प्रश्न हमारे मन और मस्तिष्क में चलते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि विवाह कब होगा और ऐसे 18 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि जातक अथवा जातिका का विवाह किन किन स्थितियों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी विवाह के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है, तब हम चर्चा करते हैं विवाह के सप्तम भाव। ये भाव सप्तम भाव होता है, ये लग्न भाव होता है। लग्न सप्तम तृतीय, ये महत्वपूर्ण भाव है विवाह के लिए। ये भाव महत्वपूर्ण है। ये पंचम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रेम के बारे में बताता है, अफेयर्स के बारे में बताता है। यहाँ पर जो भी जानना चाहते हैं विवाह के बारे में कि उनका विवाह कब होगा, वह आज इस कार्यक्रम में स्वयं अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके विवाह का योग कब बनेगा, कब उनका विवाह होगा। और यह हम 18 महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से जानेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में उन 18 सूत्रों में से जो भी सूत्र काम करेगा, उस सूत्र के अनुसार आपका विवाह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव के अधिपति, अब हम जन्म पत्रिका को निकाल लेते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है जो आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सप्तम भाव, यहाँ पर कौन तुला राशि रहती है, तो सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र। मानकर चलिए हम बात करें कि अगर राशि हो वृषभ, लग्न वृषभ हो, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे सप्तमेश, मंगल हो जाएंगे। तो जब भी सप्तमेश की दशा हो या वह अंतरदशा में आए, ऐसी स्थिति विवाह को संभव बनाती है। उस दशा में विवाह होना संभव होता है। ये मैंने एक सूत्र आपको बता दिया। देखिए, शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र कौन है? शुक्र कारक है। शुक्र की अंतरदशा, शुक्र को देखिए गुरु को विशेष रूप से कन्याओं के लिए देखा जाता है और पुरुष के लिए शुक्र को कारक रहते हैं। लेकिन विवाह के लिए शुक्र महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह कन्या है की कौन जन्म पत्र का हो या वह पुरुष की हो। इसी तरीके से गुरु भी महत्वपूर्ण होते हैं दोनों के। तो विवाह के ये माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तो शुक्र की दशा हो या फिर शुक्र की अंतरदशा हो, जब भी होगी तो विवाह की पूर्ण संभावना बनेगी। फिर बात करेंगे कुटुंब की। विवाह होगा तो कुटुंब भी बने। कुटुंब का अर्थ है हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, दूसरे भाव की बात करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे,
दूसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे और उस भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी की दशा अंतर्दशा में भी विवाह होता है। समझिए, यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है जहां दूसरा भाव है, यहां से चलते हैं, ये लग्न होता है, ये सभी जानते हो आप। लग्न से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो दूसरा भाव जो हुआ ये हुआ, इसमें नंबर लिखा है 3। 3 का अर्थ है कि तीसरी राशि मेष, वृषभ और मिथुन। तो मिथुन राशि यहां पर आती है। मिथुन राशि के जो राशिपति हैं, स्वामी होते हैं, वे होते हैं बुध। अब इस जन्म पत्रिका में आप देखिए कि बुध जो है वह किस राशि में बैठे हुए हैं। मानकर चलिए बुध यहां बैठ बुध यहां पर बैठ गए, बुध यहां पर बैठ गए, तो यहां पर बैठकर, यहां पर अगर हम देखें कि ये बुध यहां पर बैठे हैं, यहां बैठकर इनके जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5। 5 का अर्थ क्या हो गया? यह सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो कहने का अर्थ हो गया कि सूर्य यहां जब भी कुटुंब भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति की दशा अंतर्दशा होगी तो विवाह होगा, तो विवाह होगा, विवाह की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगी। ये सूत्र समझ में आया? तो इसमें जब भी सूर्य की क्या चलेगी, जब भी सूर्य का की अंतर्दशा दशा आदि चलेंगी तो विवाह के योग बनेंगे। स्पष्ट है? अब हम बढ़ेंगे कौन से सूत्र की तरफ? तीसरे सूत्र की तरफ। देखिए, अब बात करते हैं अष्टम भाव, इसकी अष्टम भाव और दसम भाव, अष्टम भाव की और दसम भाव की। तो जब भी अष्टम भाव और दसम भाव एक इसमें दशा में हो, एक अंतर्दशा में हो, या तो अष्टम भाव, जैसे यहाँ पे कौन बैठे? अष्टम भाव के अधिपति गुरु बैठे, और दसम भाव के अधिपति कौन बैठे? शनि बैठे। या तो शनि की महादशा चले, गुरु की अंतर्दशा चले, या गुरु की महादशा चले और शनि की अंतर्दशा चले। यह जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, अष्टमेश और दशमेश की दशा अंतर्दशा होगी। फिर से बता देता हूं, अष्टमेश एवं दशमेश इन दोनों की दशा अंतर्दशा होने पर भी विवाह होता है। 5वें सूत्र की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथा सूत्र, चौथा सूत्र कहता है कि 7वें भाव में कोई ग्रह स्थित है, अगर 7वें भाव में कोई ग्रह स्थित है तो उसकी, मानकर चलिए यहां पर अ, शनि स्थित है। सप्तम भाव में कौन है? शनि स्थित। शनि सप्तम भाव में है, तो यहां पर सप्तम भाव में कौन से स्थित है? शनि। अब कहने का अर्थ है कि सप्तम भाव में जो भी ग्रह स्थित है वह जब दशा अंतरदशा आदि में आएगा तो वह विवाह के योग बनाता है। आपके यहाँ पर शहनाई बजने का कार्यक्रम होता है। चलिए आगे बात करें, अगले सूत्र को समझें। शुक्र जिस राशि में हो, शुक्र क्या है? कारक। शुक्र जिस राशि में हो, यदि उसका स्वामी 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है उनको छोड़कर कहीं भी बैठे तो उसकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह होता। जैसे मानकर चलिए शुक्र यहां बैठ जाए, अब शुक्र जहां बैठे वहां नंबर लिखा हुआ है 11। 11 का अर्थ है कि यह राशि हुई कुंभ, कुंभ के स्वामी हुए शनि। अब शनि यहां नहीं बैठने चाहिए, यहां नहीं हो, क्रॉस। शनि यहां पर भी ना बैठे, क्रॉस। शनि यहां पर भी न बैठे इन भावों में। अगर इन भावों में शनि नहीं बैठते, शनि
का अर्थ है कि यहाँ पर जहाँ शुक्र बैठे उस भाव के अधिपति 6, 8, 12 में ना बैठे और कहीं पे भी बैठे तो वह भी जब अपनी दशा अंतरदशा आदि में आएंगे तो विवाह कराते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले सूत्र की। यहाँ स्पष्ट है। आगे सूत्र है हमारा छठा सूत्र। यहाँ पर मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान दीजिए, जब भी लग्नेश और सप्तमेश इनको स्पष्ट करके इनकी राशि, जो इनकी राशि हो, इनकी अ, इनके अंश हो, इनकी कला हो, इनकी विकला हो, उन सब को जोड़ ली। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर शुक्र बने, शुक्र बने। अब यहाँ 2 लिखा है तो कहने, और यहीं बैठे हैं, कहने का अर्थ है कि ये शुक्र कहाँ पर होंगे? एकवीं राशि पर होंगे, एक राशि पे होंगे और मान के चलिए 20 डिग्री पर हैं और 20 डिग्री पर, और साथ ही साथ 10 मिनट लगा लेते हैं और ये समझने के लिए 10 मिनट ले लिए हमने यहाँ पर। और दूसरा देखें, यहाँ पर मैंने एक बार आपको समझाया था, एक बार फिर से जो नए दर्शक हैं उनको मैं अच्छे से समझा देता। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये लग्नेश हो गए, 2 जहाँ लिखा हुआ है शुक्र लग्नेश और मंगल सप्तमी। इन दोनों के जो अंश, राशि अंश आदि, उनको जोड़कर जो नई राशि अंश आदि आएंगे उसमें जब गुरु गोचर करेंगे तब विवाह होता है। अब मैंने सूत्र तो आपको बता दिया, मैं इसको थोड़ा समझा दूं। तो जैसे यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ कौन है? शुक्र। यहाँ शुक्र है और और यहाँ इस भाव में है मंगल, जो सप्तमी। अब हमको इनके डिग्री और इनके अंश, यानी कि डिग्री और मिनट्स, सेकंड्स, इन सब के आधार पर कला विकला इन सबको जोड़ देना है। राशि हो गई, कला हो गई, राशि हो गई, अंश हो गए, कला हो गई, विकला हो गए, इनको जोड़कर जब कोई नई राशि बनेगी तो उस राशि में जब भी गुरु गोचर करेंगे तब हम क्या करेंगे? उसको ये मानेंगे कि, अब देखिए यहाँ पर मैंने मान के चला हूँ कि जो शुक्र हैं वह कौन सी, अगर यहाँ पर क्या है, ये एक राशि पार कर चुके हैं, यानी कि मेष राशि। उसके बाद में 20 अंश, 21 कला और 43 विकला का यह इनका भुक्ति काल है। वहीं स्पष्ट जो मान है ये निकला। वहीं मंगल जो सप्तमेश है वो 8 राशि पार करके 9वीं राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 20 अंश, 48 कला और 46 विकला उन्होंने पार कर लिया। आपको बता चुका हूं कि जब अंश 30 से अधिक हो जाएं, 30 या 30 से अधिक हो जाएं तो वो एक आगे यहाँ जुड़ जाते हैं और जो शेष होते हैं 30 पर एक यहाँ ऐड हो जाएगा आगे राशि में। देखिए बाकी 60-60 का चलेगा। तो यहाँ देखिए 6 और 3 कितने हो गए? 9 और 4-4 हो गए 8। 8 का मतलब यहाँ हो गया 89। 89 में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 यहाँ रखा और 1 प्लस कर दिया हमने यहाँ आगे। ये पीछे से करेंगे विकला, विकला से कला की तरफ। यहाँ कितना हो गया? 48 और 2 10, यानी कि यहाँ 10 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया और यहाँ कितना हो गया? 4 और 6 और 7। तो यहाँ पर हमने 10 रखा और जो 60 है, क्योंकि 70 हो गया ये, 60 है तो उसका हमने प्लस कहाँ कर दिया? यहाँ। ठीक है। अब देखिए, अब हम कहाँ पर आ गए? यहाँ पर 1 1 लिख दिया और यहाँ हो गया 4 4। अब ये 41 हो गई, लेकिन हमको 30 यहाँ से माइनस कर देना है तो यहाँ पर 1 1 रह गए और ये 30 जो हुआ, 30 का 1 यहाँ पर राशि बन गई। अब देखिए 8 और 1 और 1 2, यहाँ कितना हो गया? 10। अब 10 का अर्थ हो गया, 10 का अर्थ हो गया कि मकर राशि, तो मकर को पार करके अब किस में है? ये जो, क्योंकि मकर से ऊपर है
यहाँ पर कितना 11 अंश 10 कला और 29 विकला। ये जो आया निकल के, ये क्या आया? ये निकल कर आई राशि, कौन सी निकल कर आई? ये आई अ, कुंभ राशि। कुंभ राशि ये निकल कर आई। यहाँ स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब देखिए, मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। अब कुंभ राशि, तो यहाँ जब भी गोचर में गुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, इस राशि में गुरु बृहस्पति गोचर में आएंगे, ध्यान रखना, गोचर में जब भी कुंभ राशि में गुरु बृहस्पति आएंगे, गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह कुंभ राशि में होगा, तो उस जातक अथवा जातिका का जो विवाह है वह संभव होगा, तब उसका विवाह होगा। फिर ये तो हमने देख लिया लग्नेश और सप्तमेश। अब हम देखते हैं, ये आप समझ गए कैसे कैसे जोड़ना होता है, कैसे कैसे उनको रखना होता है। अब मानकर चलिए एक चंद्रमा, एक आप चंद्रमा को ध्यान में रखेंगे, प्लस आप सप्तम भाव का जो भी अधिपति, जैसे यहाँ पर मंगल है तो मंगल, इन दोनों को भी इसी तरीके से अंश आदि को जोड़ोगे, जो राशि निकल कर आएगी, राशि कला आदि निकल कर आएंगे, और उनमें जब जो भी निकल कर आएगी उसमें जब गुरु गोचर करेंगे तब भी विवाह के योग बनेंगे। यानी कि गुरु जब भी गोचर करेंगे, इन दोनों के जो स्पष्ट मान निकल कर आते हैं, राशि अंश कला विकला, दोनों के जोड़ने के बाद में जो राशि अंश कला विकला बनती है, उसमें जब भी गोचर में गोचर में गुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, तब वह क्या होगा, गोचर में जब घूमेंगे तब क्या होगा, तो वह जो राशि होगी जहाँ पर जो निकल कर आ रही है वहां गुरु गोचर करेंगे, तो वह समय काल क्या होगा, विवाह का समय काल होगा। जैसे अब हम जिस समय इस वीडियो को बना रहे हैं, उस समय मेष राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, आप सभी जानते हो। इसी तरीके से अगर मानकर चलो चंद्रमा और मंगल की राशि जोड़ने के बाद मेष राशि निकल कर आती है, तो मेष में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस जातक का यह विवाह का समय चल रहा है, इसमें विवाह होना संभव है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो अगला सूत्र है हमारा, वह सूत्र कहता है कि राशि जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हों वह चंद्र राशि, और अष्टमेश को, राशि और अष्टमेश को जोड़कर आने वाली जो राशि है वहां पर गुरु का भ्रमण होगा। अब यहाँ पर 8th हाउस को, और जो जैसे चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ पर जो इनका अंश आदि होगी जो इस राशि का होगा, उनको जोड़कर अष्टमेश, राशि और अष्टमेश को जोड़कर आने वाली जो राशि होगी वहां गुरु का अगर भ्रमण होगा, तो वह विवाह की पूर्ण संभावना वहां पर भी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। 9वां सूत्र है, लग्नेश के जितना पास शुक्र होंगे, लग्नेश से यहाँ पे तो शुक्र ही है, कोई चिंता की बात नहीं है, जहां भी शुक्र है, तो अगर शुक्र यहाँ लग्न के आसपास हो, सप्तम के आसपास हो, तो अच्छी बात है, विवाह उतना ही जल्दी होता है, विवाह उतना ही जल्दी होता है। जैसे शुक्र यहाँ बैठ गए तो ये अच्छी स्थिति है, शुक्र यहाँ बैठ गए अच्छी स्थिति है, जितना दूर जाएंगे उतना विवाह में देरी देखने को मिलती है, जितना दूर जाएंगे उतना विवाह में देरी देखने को मिलेगी। जितना पास होंगे किसके, सप्तमेश और लग्नेश की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही विवाह में देरी होती है। एक सूत्र यह भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10वां सूत्र है वे यह है कि शुक्र लग्न और चंद्र से सप्तम भाव के स्वामी की संख्या जोड़कर, शुक्र लग्न और चंद्रमा से सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी हैं, उनकी संख्याओं को जोड़कर जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उस आयु में विवाह के योग बनते हैं। देखिए जैसे शुक्र को लिया, लग्न को लिया, शुक्र में मान के चलिए शुक्र यहाँ बैठे, लग्न
लग्न मानकर चलिए ये लग्न है तो, और चंद्रमा जो बैठे हुए हैं वह यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, लग्न। हम क्या करेंगे, 2 + 11 + 12 कितने हो गए? इस जातक अथवा जातिका के विवाह के जो योग बनेंगे ये 25वें वर्ष में बनेंगे, 25वें वर्ष में यह योग बनेंगे। हमने क्या समझा, चंद्रमा जहाँ बैठे हो उसकी वो राशि का की संख्या, लग्न जिस राशि में हो उस राशि की संख्या, और शुक्र जिस राशि में हो उस राशि की संख्या, इनको जोड़ लें, शुक्र, लग्न और चंद्र, ठीक है। इनसे जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनकी संख्या को जोड़कर उतनी आई, इनसे जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनकी संख्या को जोड़कर संख्या आएगी, उसमें होता है। आगे देखिए, आगे सूत्र है, देखिए शुक्र, लग्न और चंद्रमा, इनसे सप्तम भाव के स्वामी की संख्या जोड़कर जो आयु निकले उसमें विवाह के योग बनते हैं। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर एक शुक्र को देखते हैं, चंद्रमा यहाँ लिख लेते हैं, रैंडमली लिखते हैं समझने के लिए, और लग्न यही है 2 नंबर, ऐसे मानकर चलिए। इनसे हम देखते हैं कि यहाँ से कौन, मंगल जो सप्तमेश है वो मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे, तो हम देखेंगे पहले लग्न से, तो लग्न से कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो 8 ले लेंगे, सप्तमेश है 8, शुक्र से कितने पर 8, ये जोड़ लेंगे, और फिर चंद्रमा से तो ऐसे पीछे नहीं आएंगे, ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 को भी जोड़ लेंगे, जो राशि आएगी वह विवाह का वर्ष होगा। देखिए 8 16 17 और ये हो गया कितना, 27, 27वें वर्ष में विवाह के योग बने। कहने का अर्थ है शुक्र से, लग्न से, चंद्रमा से, जो सप्तम भाव के अधिपति जहाँ बैठे हुए हैं, सप्तमेश जहाँ पर हैं, उनकी जो संख्या होगी, उन जितने घर दूर हैं उनकी संख्याओं को जोड़ते चले जाएंगे, और जो योग आएगा उस वर्ष में विवाह के योग बनेंगे। एक सूत्र है कि शुक्र या फिर चंद्रमा, मानकर चलिए यहाँ पर समझाने के लिए शुक्र को यहाँ रखते हैं और चंद्रमा को यहाँ, दोनों को मैं समझा देता हूँ आपको। शुक्र या चंद्रमा से 7वें अथवा त्रिकोण में गोचर में गुरु जब भी आएंगे तो विवाह के योग, तो पहले मैं शुक्र से दिखाता हूँ आपको, या शुक्र को देख, शुक्र से 7वें कौन बैठी राशि, ये बैठी यहाँ पर, क्या है, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक से आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ कुछ देर के लिए इसको लग्न बनाऊँ, यहाँ से देखना, वृश्चिक लग्न बना, ये वृश्चिक लग्न हो, अब वृश्चिक से लग्न से पंचम और नवम और एक भाव ले लिया हमने, कौन सा, 7वां, नहीं यहाँ से जो 7वां भाव था वो ये था, 7वें भाव से त्रिकोण में, त्रिकोण यानी कि एक तो खुद 7वां भाव, एक कौन सा हो गया, एक हो गया 7वें से 5वां और 7वें से 9वां, ये 3 भावों में, इन 3 भावों में जब गुरु गोचर करेंगे तब विवाह के योग बनेंगे, गुरु का गोचर जब भी हो। ये हमने देखा शुक्र, अब देखेंगे चंद्र, अब देखते हैं हम चंद्रमा। देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए थे, यहाँ देखिए चंद्रमा बैठे हुए थे 4, 4 से 7वीं राशि कौन सी बनेगी, 1 2 3 7वीं राशि बनी, और 7वीं राशि, अब हम लेंगे मकर को लग्न, मकर को लग्न बनाएंगे, मकर को जब लग्न बनाएंगे तो यहाँ देखिए, वे चंद्रमा से देख रहे हैं, यहाँ जो सप्तम भाव है चंद्रमा से उसको लग्न बना लिया, फिर उससे सप्तम भाव से पंचम और नवम, जब भी गुरु इन राशियों में गोचर करेंगे, इन तीनों राशियों में गोचर करेंगे, तो वह विवाह का समय होगा, वह विवाह का समय होगा। ये सूत्र हम समझ चुके हैं। अब एक सूत्र
और आप समझ लीजिए। एक सूत्र और आप समझ लीजिए। जो सूत्र है वह यह कहता है कि चंद्र लग्न हो, क्या हो? चंद्र लग्न। चंद्र लग्न का अर्थ है जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे, चंद्र लग्न हो गई। चंद्र लग्न से गुरु कहाँ लग्न में आ जाए, या तो इस 2 नंबर में गोचर करें, या फिर गुरु का गोचर लग्न से चंद्र लग्न से दूसरे भाव में हो, या फिर गुरु का गोचर चंद्र लग्न से तीसरे भाव में हो, या फिर चंद्र लग्न से 5वें भाव में गोचर करें, या फिर सप्तम भाव में गोचर करें, या फिर करें यह नवम भाव में गोचर, या करें ये फिर एकादश भाव में। अब ये स्थितियां देख लीजिए आप। जब भी चंद्र लग्न से दूसरा तीसरा, मानकर चलिए यहाँ पर जैसे हमने देखिए, मैं एक लग्न बनाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ दूसरे, जैसे कि जातक थे उनकी चंद्र लग्न थी धनु। धनु तो धनु को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर चंद्रमा और गुरु विराजित थे वैसे। लेकिन अब मानकर चलिए, हमने क्या कहा अभी आपसे सूत्र में, कि यदि लग्न में बैठे गुरु गोचर करें, दूसरे भाव में करें, तीसरे भाव में करें, और कौन सा भाव बताया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। दूसरे भाव में लग्न में करें गोचर चंद्रमा से, दूसरे भाव में गोचर करें चंद्रमा से, तीसरे भाव में गोचर करें चंद्रमा से, पंचम भाव में गोचर करें चंद्रमा से, या फिर सप्तम भाव में गोचर करें चंद्रमा से, या फिर नवम भाव में गोचर करें चंद्रमा से, या फिर एकादश भाव में गोचर करें चंद्रमा से। जन्म के चंद्रमा, ध्यान रखिए चंद्रमा जन्म का है, और गुरु जो करेंगे वह वर्तमान यानी कि ट्रांजिट में, यानी कि गोचर में। तो यहाँ पर यदि जैसे वर्तमान में कहाँ है गुरु, यहाँ पर इनके विवाह के योग गुरु के आधार पर यहाँ चल रहे हैं। इनके भी ये धनु लग्न की जो चंद्र लग्न है वह धनु। स्पष्ट है? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ आपको ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे जो सूत्र है जो बताएगा विवाह के योग का समय। यदि जन्म पत्रिका में, यदि जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश और पंचमेश, यहाँ सप्तमेश मंगल, पंचमेश बुध, इसमें कौन सी में? वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में। ठीक है, तो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में हम देखें तो कौन बन रहे हैं यहाँ पर? अगर हम देख पा रहे हो तो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन हो गए? यहाँ पर मंगल, और पंचमेश कौन हो गए? बुध। साथ ही साथ एक और देखिए एकादेश, ये कौन हो गए? गुरु। इनमें से इनकी तीनों को देखिए, पंचम सप्तम एकादश, यह दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में तीनों आए। जब भी ये कॉम्बिनेशन बने, जैसे मानकर चलिए जैसे यहाँ पर मैं 3 लिया, तो गुरु की दशा चले, उसमें मंगल का अंतर चले, उसमें बुध का प्रत्यंतर चले, ये कॉम्बिनेशन हो गया एक। या फिर बुध की महादशा चल रहे, मंगल का अंतर चले और गुरु का प्रत्यंतर चले, या फिर मंगल की महादशा चले, बुध की अंतरदशा चले और गुरु की प्रत्यंतर दशा चले, या फिर मंगल की महादशा चले, गुरु की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा। कुल मिलाकर इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको मिले, अब इस कॉम्बिनेशन में विवाह के योग बनते। तो क्या बताया मैंने आपको कि जैसे कि यहाँ पर सप्तमेश, पंचमेश और एकादेश, इन तीनों की युति महादशा अंतरदशा में बने तो वह क्या होगा? विवाह का समय होगा, विवाह होने का वह योग दर्शाता है। सूत्र 14वें के ऊपर हम आ चुके हैं, 14th हम देखेंगे।
कि सप्तमेश यदि शुक्र के साथ हो तो उसकी दशा में विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश किसके साथ में हो जाए तो शुक्र के साथ, जैसे यहाँ मंगल और शुक्र बैठ जाएं, कहीं भी बैठे, ये साथ हो, कुल मिलाकर इनका जो साथ होगा यह बताएगा, सप्तमेश और शुक्र का साथ बताएगा कि विवाह जो मंगल की ओर चले, किसकी, मंगल की महादशा अंतरदशा आदि चले तो वह विवाह के योग होंगे। उसमें सप्तमेश हो शुक्र के साथ तो दशा में, तो इसकी दशा में क्या होगा, विवाह के योग बनेंगे। सूत्र 15 को देखें। 15 सूत्र कहता है कि लग्न से दूसरे भाव के स्वामी की जब दशा चलेगी, लग्न से दूसरे भाव, जैसे यहाँ लग्न है, लग्न से दूसरे भाव कौन हो गए, बुध। तो बुध की जब भी दशा आदि चलेगी, जो भुक्ति काल होगा, उसमें विवाह की संभावना बनती है। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके विवाह के योग अवश्य देख लेने हैं। विवाह के योग हैं तो यह विवाह का समय निकालने का सटीक तरीका हो जाएगा। फिर देखते हैं 16वें सूत्र को कि दशमेश और अष्टमेश, मैंने पहले भी बताया था आपको दशमेश और अष्टमेश के बारे में। दशमेश और अष्टमेश, इनका जो समय काल है, इनका जो समय काल है, जो इनकी दशा आदि है, इनकी दशा अंतरदशा में भी विवाह की पूर्ण संभावना रहती है। इनकी दशा अंतरदशा में भी विवाह की पूर्ण संभावना होती है। अगला सूत्र है कि यदि नवम भाव और सप्तम भाव और दसम भाव, ये तीन भाव देख लीजिए, नवम सप्तम दसम, इनके स्वामी की अगर अंतरदशा है, इनमें से इनके स्वामी की क्या है, अंतरदशा है, सप्तम के स्वामी की अंतरदशा हो या फिर दसम भाव के स्वामी की अंतरदशा हो या फिर नवम भाव के स्वामी की अंतरदशा आदि हो, तो वह अंतरदशा में क्या होगा, विवाह के योग बनेंगे। 18वां सूत्र देखते हैं। 18वां सूत्र, शुक्र और चंद्र में जो भी बलवान हो, अब बलवान कैसे देखोगे, अंश आदि से देखोगे, मित्र क्षेत्री कौन है यह देखोगे, साथ ही साथ देखोगे पाप कर्तरी में तो कोई नहीं है, वर्गोत्तम कौन हो रहा है यह भी देखोगे। ये तीन चार बातों को आप देखकर आसानी से समझ जाओगे कि शुक्र बलवान है या चंद्रमा बलवान है। उनकी जब भी, जो भी बलवान है, उसकी जब भी महादशा होगी, उस महादशा में विवाह संभव होता है, यह आप समझ लीजिए। और इस प्रकार से हम विवाह में, विवाह के जो कारक ग्रह हैं उनके अध्ययन के बाद विवाह की आयु को जानकर, ऐसा नहीं है कि बालक छोटा सा उसके योग बनना है, आप कह दो कि हाँ जी इसका तो विवाह होने वाला है, पता चला वो 6 साल का बच्चा है, ऐसे नहीं बता सकते। विवाह योग के आयु भी होनी चाहिए और उस अवस्था में ये जो बताए गए योग हैं यह योग बने, गोचर में गुरु की स्थिति बने, शनि का भी यहाँ पर आपको देखना होता है कि शनि का भी उन भावों पर दृष्टि आदि रहे, तो यह सब निश्चित करता है विवाह का। पत्रिका में योगों का अध्ययन अच्छी प्रकार से करने के बाद में ही विवाह की आयु देखकर, विवाह कारक योग, दशा और गोचर, ये देखकर आप विवाह का स्पष्ट समय ज्ञात कर सकते हैं और इसके अनुकूल समय में जो दशा या गोचर होगा वह उसमें विवाह आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि विवाह का योग होना चाहिए, जन्म कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं होनी चाहिए, तभी गोचर की स्थिति काम करेगी। देखिए गोचर क्या है, अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि कंफ्यूजन होता है लोगों को कि गोचर का और उसका क्या प्रभाव है। तो देखिए, आपको, आपके लिए ये बोल दिया गया है कहीं किसी विभाग में कि आपको सजा मिलेगी, आप पर कोई जुर्माना लगा दिया गया, आपने कोई दंड किया, आप पर जुर्माना लगा दिया, उस जुर्माने को कब वसूला जाएगा, जब वो जुर्माना लग गया, पेपर्स आ गए,
अब पेपर्स आ गए, अब वो जो अधिकारी है नहीं ऑफिस में, अभी कोई अधिकारी आया नहीं है, तो जब वो अधिकारी आ जाएगा, अब वह क्या करेगा? वह देखेगा किस-किस के ऊपर जुर्माना है, उनसे जुर्माना वसूल करेगा। तो जो वो जुर्माना वसूल जभी तो करेगा जब उस जुर्माना लग चुका है। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, वह बताती है कि आपकी वह स्थिति है, यानी कि आपका विवाह होगा, नहीं होगा, वह सब स्थिति बताएगी। लेकिन वो जो जुर्माना है, जो फ़ाइन है, वो जब वो अधिकारी होगा, वह जब आएगा घूमता हुआ, तो वह वसूल करता हुआ चला जाएगा। उसी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में यदि विवाह के योग हैं, तो गुरु गोचर करते हुए जब उस भाव पर से आएँगे, तो वह आपसे जुर्माना वसूल करेंगे, यानी कि आपके विवाह के जो योग बने हुए हैं, उन योगों को सक्सेस करेंगे, उन योगों को कंप्लीट करेंगे, उस कार्य का निष्पादन करेंगे। ठीक है? इस तरीके से आप इसको गोचर को और जो जन्म पत्रिका है, उसको आप समझ जाइए। जन्म पत्रिका में योग होने चाहिए और फिर जब गोचर में ग्रह घूमेगा, तो वह उस समय पर उस योग को क्या करेगा, उस योग को कंप्लीट करेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ, आज के 18 सूत्र आपको ये बताने में पूरी तरीके से सक्षम हैं कि विवाह कब होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर आप सभी को दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और हमेशा आप सभी प्रसन्नचित्त रहें और जो अपने परिवार हैं, परिवार आदि के लिए हमेशा समर्थ रहें, सभी की सेवा भाव में लगें। इन्हीं सभी बातों के साथ